हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के लिए। जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज हैं ये। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आप इनके पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करके अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा ईमेल आईडी पे। अदरवाइज आप कंफर्टेबल नहीं है और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ईमेल आईडी पे आपको ये पीडीएफ या फिर टेलीग्राम चैनल पे जहाँ भी आपको सूटेबल रहेगा वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये पहला टेस्ट है। आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम तक टोटल 25 to 30 टेस्ट होंगे टोटल। और ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम में मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है जनरल स्टडीज़ में तो ये टेस्ट कर लीजिए, आपके काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा एग्ज़ाम में, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, PSLV C51 ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये ब्राज़ील का है। ब्राज़ील के हैं ये, इनको लॉन्च किया है PSLV C51 ने। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 संस्करण की मेज़बानी किस राज्य में की गई है? ये जो हीरो इंडियन वीमेन लीग है इसकी मेज़बानी हुई है उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर है डी, उड़ीसा। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ है? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है 22 अक्टूबर 2008 को। ये 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। भारत ने अपना जो पहला चंद्रमा को जाने वाला अंतरिक्ष यान है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। और इसका 312 दिन के बाद इसका कनेक्शन टूट गया था। 2017 में भी नासा ने बताया था कि जो हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा है जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया था वो अभी भी कार्य कर रहा है। जो कहा गया था कि वो फेल हो गया है चंद्रयान फर्स्ट, नासा ने बताया कि वो अभी भी कार्य कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भागीरथ ग्लेशियर। भागीरथ जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और ये तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी जो टोटल लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर है। और ये भारत में जब एंटर करती है तो ये यू टर्न लेती है नामचा बरवा। ये इसका सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपको, चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे आईसीटी हो, कम्युनिकेशन वगैरह का टोटल कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को और अगर वो चाहें तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज़ पेड है, फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अनिदय दत्त ने। इसका करेक्ट आंसर होगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान है? जो वन्य जीव संरक्षण है उसका पूर्व स्थान कौन सा है? इसका पूर्व स्थान है गृह उद्यान। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। गृह उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक पुराना उपाय है। G3 अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? इनमें से किसको G3 अर्थव्यवस्था कहा जाता है? G3 जो इकोनॉमी है वो कहा जाता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान को। किसको कहा जाता है? यूएस, ईयू और जापान, इनको G3 कहा जाता है। ये दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इन्हें G3 मीन्स ग्रेड 3। G3 क्या है? ये ग्रेड 3। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जो नेशनल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर साइंस भी कहते हैं इसको, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई है 1987 में। बी इसका करेक्ट आंसर है, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? देखिए, जो पोटास म्यूरेट है उसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है। इससे क्या है, मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पोटास म्यूरेट। और इससे क्या हो जाता है, पीएच मान कम कर देता है, जिससे मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है? जो 11वां मौलिक अधिकार है ये क्या है? ये 11वां मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। और इसमें है कि जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है ये। इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? 2021 में जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये G20 का कौन सा वाला संस्करण होगा? ये G20 का होगा 16वां संस्करण। नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ये जो डांसिंग डियर है, हिरन की बात हो रही है, नाचने वाला हिरन, ये पाया जाता है मणिपुर में। एक्चुअली इसका जो रियल नेम है वो है सानगाई हिरन। सानगाई हिरन है इसका एक्चुअल नेम। ये क्वेश्चन को सानगाई हिरन के नाम से भी पूछा जा सकता है, जो कि मणिपुर में जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ये भारत के और किसी भी पार्ट में नहीं पाया जाता, किसी भी और दूसरे एरिया में नहीं है ये सिर्फ मणिपुर का जो कायबुल लामजो नेशनल पार्क है उसी में पाया जाता है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा नदी है जो एक्चुअली ये महाराष्ट्र में यवतमाल, चंद्रपुर और जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी मेन रिवर है। ये यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदी है। ये रिवर है जो अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अजंता रेंज से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ है
676 किलोमीटर है। पेनगंगा रिवर की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से निकलती है, इसको ध्यान में रखना, ये चर्चा में है अभी। और इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ये, गोदावरी की सहायक रिवर है। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के जो सामान्य मूल्य है उसमें लगातार गिरावट हो रही है, उसको बोलते हैं अवसाद। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको अवसाद बोला जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा जो रिवर है, इनका संगम कहाँ पे होता है? देखिए, चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी, दो नदियां चंद्र और भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा ये नदी है, इनका संगम हिमालय में है। हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसमें तांबी नामक स्थान पर होता है। तो चंद्रा और भागा रिवर का संगम कहाँ होता है? तांबी। तांबी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 आयोजित किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये सरस आजीविका मेला जो 2021 है नोएडा में हुआ वो आयोजित किया है? ये मेला आयोजित किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और ये बने थे 1950 में। ये पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ये जो विकल्प है इन पे विचार कीजिए। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। महादयी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? देखिए, जो महादयी रिवर है उसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है इसको। और ये इसकी जो टोटल लेंथ है महादयी रिवर की, इसकी टोटल लेंथ है 77 किलोमीटर। और ये नदी कहाँ से निकलती है? महादयी रिवर निकलती है कर्नाटक के भीमगढ़ से। कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है रिवर है जो, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोला तो गोवा की जीवन रेखा जाता है, लेकिन ये निकलती कर्नाटका से है, भीमगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, गोवा और कर्नाटक, इन दोनों के बीच में ये वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, इसका रिवर वाटर डिस्प्यूट महादयी रिवर का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? रेशम उत्पादन इनमें से कहाँ पे नहीं होता है? रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। देखिए, इंडिया में है जो 95 to 97% जो रेशम उत्पादन होता है वो 5 स्टेट से होता है। और 5 स्टेट्स कौन से हैं? वो 5 स्टेट्स हैं वो कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर। अभी तो कह रही है यूटी है, पर यहाँ से होता है ज़्यादातर। अब इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुरादाबाद इसका सही आंसर होगा। मुरादाबाद में रेशम उत्पादन नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें जो आंसर होगा वो है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। भूतापीय ऊर्जा में ये ऊष्मा ने से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये एक्चुअली क्या है, ऊर्जा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर की ऊष्मा से उत्पन्न की जाती है। जो इंटरनल क्रस्ट है अर्थ का, उससे ये प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी। और इसके लिए जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा माल भारत में पूरी तरह से विनियमित है? इनमें से कौन सा माल पूरी तरह से विनियमित है? तो गैसोलीन भारत में पूरी तरह से विनियमित माल है। इसका करेक्ट आंसर होगा गैसोलीन। मांग की कीमत लॉच की गणना के समय किस चीज को निश्चित रखा जाता है? देखिए, जो कीमत के अकॉर्डिंग वस्तु की मांग में जो परिवर्तन की मांग है उस कीमत को लॉच कहते हैं। कीमत के परिणाम स्वरूप जो वस्तु की मांग में परिवर्तन, मांग की कीमत होती है, उसको लॉच कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है उपभोक्ता की आय। इसको निश्चित रखा जाता है। जब लॉच की गणना करते हैं, उपभोक्ता की आय को निश्चित रखा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों द्वारा कम कीमत वाले पर्सनल कंप्यूटर का विकल्प क्या है? कम कीमत वाला पर्सनल कंप्यूटर का अल्टरनेटिव क्या है? तो ये इन्होंने एक तैयार किया है अभी। इसको बोलते हैं बायोकिन चिप। ये ध्यान में रखना आप, बायोकिन चिप ये पर्सनल कंप्यूटर का एक अल्टरनेट है। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी थी? ये खबर सबसे पहले छापी थी संजीवनी ने। संजीवनी ने छापी थी। और संजीवनी समाचार पत्र है, इसकी स्थापना किसने की है? संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना की है श्री के मिश्रा जी ने। के मिश्रा ने की है इसकी स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो है भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकले का जो विवरण था उसको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए, वुड का जो आदेश पत्र या वुड का जो घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। और ये कब जारी हुआ था? ये वुड का जो घोषणा पत्र है, या इसको कहें कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये जारी किया था 19 जुलाई 1854 को, 1854 को। और ये किस लिए बनाया था? इसमें प्रस्ताव में एक्चुअली जो पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन है, पाश्चात्य शिक्षा है, इसके प्रसार को सरकार ने अपना मेन मोटो यही था, उसका उद्देश्य यही था, इसलिए बनाया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था इसमें।
और इसके अकॉर्डिंग ही है जो प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए थे। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़, ये इसी के मद्देनज़र खोले गए थे। पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में 1887 में भी जो यूनिवर्सिटीज़ खोली है, वो उनका बेस यही मैग्ना कार्टा रहा है। और ये क्वेश्चन से इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। बाकी फिर चॉइस इज योर्स। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2021 का विषय क्या है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है 2021, इसका विषय है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ये करेक्ट आंसर है। किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करने वाली प्रमुख सूचना प्रणाली है। देखिए इसमें ये ध्यान रखा है, टेस्ट बनाया है, जबकि आपके जो सिलेबस है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सूचना टेक्नोलॉजी, आईसीटी है, एनवायरनमेंट है, पीपल एंड एनवायरनमेंट, या एजुकेशन है, शिक्षण वगैरह, इन सब के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और आने वाले टेस्ट में भी फुल लेंथ टेस्ट कह सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस का टेस्ट है ये। आने वाले सभी टेस्ट आपको फुल लेंथ ही मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रणाली प्रबंधन, सूचना तंत्र एवं डिसीजन सपोर्ट जो सिस्टम है वो प्रमुख सूचना प्रणाली है। ये प्रमुख सूचना प्रणाली पे निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर, ये मिनिमम एज होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 35 ईयर होनी चाहिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के पीछे जो इनके इस संगठन का जो मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो जातीय भेदभाव को समाप्त करना था। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना था। इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किस प्रस्ताव से संबंधित था? महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था 1942 में एक मिशन का गठन किया था। वो मिशन था क्रिप्स मिशन। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे वो। और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। उन्होंने कहा था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट कीजिए, हम फिर आज़ाद कर देंगे। तो ये कहा कि ये पुराना हो गया, पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन इसका करेक्ट आंसर है। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। उनके बिना
इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो पार्लियामेंट है, इसमें जो पार्लियामेंट के सदन है सामूहिक रूप से या इंडिविजुअल जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार शक्तियाँ दी गई है, तो वो किसके द्वारा दी गई हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा है। देखिए ये शक्तियाँ दी गई है इनको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है ये शक्तियाँ और किसी ने नहीं दी है। भारत का संविधान है ये इनको ये शक्तियाँ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है। उष्णकटिबंधीय वातावरण है, इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। और इंद्रावती जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी IBM ने हाल ही में दुनिया के सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर को भारत में जिस नाम से पेश किया है वह है। IBM ने अभी दुनिया का सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है, लेकिन भारत में उसको किस नाम से लॉन्च किया है। भारत में उसको लॉन्च किया है डुअल कोर पावर 6, डुअल कोर पावर 6। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। और इस जो ये प्लांट है मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1983 में, मध्य प्रदेश में है। और ये है जो 2,74,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अलग अलग समूहों में, कितने अलग अलग समूहों में इनको वर्गीकृत किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। 5 अलग अलग ग्रुप्स में इनको वर्गीकृत किया है। टू 2021 जो नेशनल साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसका विषय क्या है। जो 2021 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसका विषय है फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान है जो आसाम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आसाम में है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम के जो दर्रांग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है उनमें ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ साइड में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है, आसाम में दर्रांग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड शब्दावली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश भंडारण। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना, प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1904 में इसकी स्थापना किसने की? देखिए, ये जो संगठन है अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी मित्र मेला के रूप में। मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना हुई थी नासिक में। वो हुई थी 1899 या 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी और बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना शुरू में मित्र मेला के नाम से हुई थी और बाद में 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में? माजुली है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवरियन आइलैंड बोलते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है? ये इंडिया में आसाम में है। माजुली नदी है, माजुली जो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये आसाम में, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी जो एरिया है टोटल, इसका टोटल एरिया है 352 स्क्वायर किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, आसाम में। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वन, अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व है। ये फ्रांस में नहीं है, ये ब्राजील में है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गलत है, सही नहीं है ये। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रोडक्शन और इसकी सप्लाई दोनों ही बढ़ गई है तो उसके बाजार मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में समान मात्रा में बढ़ोतरी हो तो उसका बाजार जो मूल्य है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा है समान मात्रा में, ये जरूर देख लेना। प्रत्ययी मुद्रा की सही परिभाषा क्या है? प्रत्ययी मुद्रा की जो सही परिभाषा है यह है कि वो धातु के बिना मुद्रा नोट का मुद्रण। दिस वन इज करेक्ट आंसर। धातु के बिना मुद्रा नोट का मुद्रण, यही प्रत्ययी मुद्रा कहलाती है। नाइनटीन 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? नेशनलाइजेशन हुआ था जब बैंक का, जो भारतीय राष्ट्र बैंक है उनका, ये हुआ था राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा हुआ था। इसका बी आंसर होगा। आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई? आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना हुई है 1960 में। देखिए, जो आईबीआरडी है ये होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी जो सॉफ्ट लोन विंडो है वो उसकी स्थापना हुई है 1960 में। ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर।
वह तकनीकी शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्राप्त प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? जो तकनीकी शब्द किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। कितने गीगा हर्ट्ज है, कितने मेगा हर्ट्ज है, वो बैंडविड्थ बोला जाता है इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। ये बिल्कुल सही है। पहले जमींदारी एसोसिएशन था, बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी नाम दे दिया गया इसको। ये जमींदारी एसोसिएशन 1837 में था, लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी का अगर पूछा जाए तो इसका होगा 1838। इसकी स्थापना किसने की थी लैंड होल्डर सोसाइटी की? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन, भवानी चरण मित्रा, इन्होंने मिलकर और इसकी स्थापना की थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी है, दोनों का विलय कब हो गया था? जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ हुआ था, ये सही है। ये दोनों का विलय हुआ था 1851 में। क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी का कब मर्ज हुआ है, विलय कब हुआ है? 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नारोजी ने की थी, ये सही नहीं है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नारोजी ने नहीं की थी। इसके करेक्ट आंसर होंगे फर्स्ट और सेकंड। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यह कथन किसने कहा था कि रोलेट एक्ट निवारक हत्या है? ये कथन बोला था एडविन शैमुअल मॉन्टेग्यू। सी इसका करेक्ट आंसर है। रोलेट एक्ट कब पास किया है? रोलेट एक्ट पास किया था 18 मार्च 1919 को। इसमें क्या था कि कुछ जो एक मुकदमों में मुलजिम को बिना ट्रायल के दोषी करार दिया जा सकता था, इसलिए इसको बोला था कि एक निवारक हत्या है। बिना ट्रायल के किसी को पनिश किया जाता था, दोषी मान लिया जाता था। SIDO का पूरा नाम क्या है? SIDO का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये SIDO का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 की G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है? 2021 में ये G20 है, इसकी ये पहली बैठक हुई है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी 2021 में ये जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी बैठक हुई है, तो ये पहली बार हुआ है ऐसा। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है इटली ने। डी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। इनके बारे में देखना है कौन सा सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज,
इसमें यह है पशुधन और पोल्ट्री जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए काम करता है। तो ये तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये पूर्व बस्तियों के लिए और खेत जानवरों के स्व स्थान संरक्षण के लिए भी तैयार करता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। इसके ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? कौन से सत्र में पारित किया गया था ये? इसका करेक्ट आंसर होगा कराची वाला जो सेशन हुआ है 1931 में, उसमें पारित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे श्री वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी बोला जाता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगा सकता है? जो वित्तीय आपातकाल या जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं वो आर्टिकल 360 में आता है। एक बार जितनी भी इमरजेंसी आप देख लेना, 352, 360। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किसको शामिल किया है? जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक को नहीं, ये किया है फिनो पेमेंट्स बैंक को। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फिनो पेमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको शामिल किया है आरबीआई ने दूसरी अनुसूची में एज पर 1934 अधिनियम। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ये भी उसी के आगे उसी में लगता है, लेकिन ये है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना ये आता है आर्टिकल 355 में है, ये इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 355 में। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? 489 सदस्य थे पहले जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पेड़, इसका पौधारोपण किसने किया था? श्रीरंगपट्टनम में ये किया था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान में। ये राजस्थान में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीटेक और इजराइल की एफटीएफ टेक्नोलॉजीज ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ये इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं। कोशिश यही रही है कि आपका पूरा सिलेबस से क्वेश्चन करवाया जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा रचना। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रचना। आप इसका ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। इनको देखते हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पश्चिम बंगाल में वर्णपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम, कर्नाटक में विजयनगर, ये किसके लिए फेमस है? ये जो नेम दे रखे हैं ये किसके लिए है? वेस्ट बंगाल में वर्णपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम और कर्नाटक में विजयनगर, ये जो फेमस हैं, ये भारत के जो शुरुआती स्टील प्लांट थे, भारत में इनकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। ये जो हैं, ये भारत में सबसे पहले ये ही स्टील प्लांट्स थे, ये स्टील प्लांट्स हैं। सो करेक्ट आंसर होगा स्टील प्लांट। आज़ादी के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू हुई थी? 2011 में देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, पंजाब में है और कई और स्टेट्स में है, 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन है, और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी गवर्नमेंट है स्टेट वाले वो कर रहे हैं एज कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं टोटल हर जगह। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहली बार 2011 में हुई थी ये जनगणना, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना हुई थी, और ये की गई थी त्रिपुरा में। वैसे तो भारत में पहली जनगणना कब हुई है? पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। उसके बाद हर 10 साल के बाद प्रत्येक दशक में इसके बाद जनगणना की जाती है। अब तक भारत में है जो कितनी बार हो चुकी है? 15 बार जनगणना हो चुकी है। यह आपको ध्यान रखना है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग इनमें से संबंधित है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनसे संबंधित है, केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेशन से रिलेटेड है। सहकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? इस सहकारिया आयोग का जो गठन हुआ है ये हुआ है जून 1983 में। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरकारिया कमीशन के, सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, ये थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। अब आपको ये ध्यान में रहेगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकारिया आयोग ही जो जस्टिस थे उनके नाम पे है, RS सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया। और इस आयोग के जो और सदस्य थे उनमें थे V शिवरमन और SR सेन, डॉक्टर SR सेन। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके संबंध में पूछा गया है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII ये क्या है? ASCII है, ये होता है
सूचना आदान प्रदान हेतु अमेरिकी मानक कूट, और इसकी फुल फॉर्म देखोगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही होता है ASCII। यह आपको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक शक्तियां किसके पास थी? ये सारी शक्तियां किसके पास थी? ये भारत के राज्य सचिव और उसकी जो परिषद है ये उनके पास थी। भारत सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे। जो भारत सचिव होते थे वो ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और वो इंडिया ऑफिस का अध्यक्ष होता था। भारत का प्रशासन, विधायिक कार्य या वित्तीय कार्य की शक्ति उन्हीं के पास हुआ करती थी और ये 1858 में बनाया था। और इसके पहले सचिव कौन थे? इसके पहले सचिव थे, वो थे लॉर्ड स्टैनले। वो भारत के पहले सचिव थे। वे रहे हैं लगभग 1858 से और 1859 अगस्त से, और 1859 में कब तक रहे हैं वो? जून तक। एक बेतार संचार अभिकरण जिनके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। इसका देखते हैं ये क्या है। एक बेतार संचार उपकरण जो है, इसका करेक्ट आंसर है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड डी इसका करेक्ट आंसर है। सीरीकल्चर का संबंध किससे है? सीरीकल्चर का संबंध किससे होता है? सीरीकल्चर का संबंध है इनमें से फॉरेस्ट डेवलपमेंट से, वन विकास से है। सीरीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वन वर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, उनका क्या हेल्थ है, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, इनका जो उनके नियंत्रण का व्यवहार है उसको सीरीकल्चर बोलते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। डंकन पास, डंकन दर्रा किन स्थानों को अलग करता है? डंकन दर्रा अलग करता है जो रूटलैंड द्वीप है और लिटिल अंडमान को, रूटलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है। और ये डंकन पास कहाँ पे? डंकन दर्रा है जो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। डंकन दर्रा हिंद महासागर में है ये, और ये लगभग 48 किलोमीटर विड्थ है, चौड़ाई है इसकी। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कमेंट कर दीजिए, हम अगले जो टेस्ट होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान ये स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई है? भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना हुई है 1906 में। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये इसका आंसर होगा दूसरा। अब जिनके दिमाग में ये है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, अभी उत्तर प्रदेश में है जो एक किसानों का चल रहा है, गन्ना का जो रेट है उनको बढ़ाओ, इस तरीके का चल रहा है न्यूज़ में, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं। जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे ही रैंडमली नहीं उठाते हैं कहीं से भी। और हमने भी यही कोशिश की है कि जो ट्रेंड में है टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। देखिए गन्ना उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में अगर पहले नंबर पे है तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे चीन आता है, चौथे पे थाईलैंड और पांचवें पे पाकिस्तान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच कितना टाइम डिफरेंस है?
अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच। देखिए इन दोनों स्थानों के बीच जो भौगोलिक दूरी है वो ज़्यादा है, इसके कारण इनका जो टाइम डिफरेंस है वो भी अधिक है। और इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। और भारत का जो मानक समय वो कहाँ से लिया गया है, नैनी इलाहाबाद से। तो ये क्वेश्चंस थे 75 क्वेश्चन। नेक्स्ट टेक्स्ट भी आएगा जल्दी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में ईमेल आईडी डाल दीजिए, सब्सक्राइब करके आपको इसका पीडीएफ तुरंत मेल कर दिया जाएगा। और अगर आप ईमेल आईडी डालने में कंफर्ट नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।